बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक हमारा चल रहा था जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। हमने कल की क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसकी दो टाइप्स देखी, इसका यूज और प्रिंसिपल हमने देखा। थोड़ा सा इस चीज को रिपीट करें तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके जरिए हम ऑल्टरनेट करंट के वोल्टेज को तब्दील करते हैं। ठीक है, एक ऑल्टरनेट करंट ट्रांसफार्मर को दिया जाता है जिसका स्पेसिफिक वोल्टेज होता है। आप ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक कहलाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक कहलाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपके वोल्टेज को इंक्रीज करता है, यानी इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हम एक लो वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करते हैं और स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसको हाई वोल्टेज कर देता है, बढ़ा देता है। जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वो जो इनपुट वोल्टेज होता है वो कम, वो जो है वो ज्यादा होता है और आउटपुट वोल्टेज कम होता है। मैंने आपको इसके यूजेस भी बताए कि जी कहाँ यूज हो रहा है। यहाँ हमने ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट पर बात करी और इसके प्रिंसिपल को भी हमने डिस्कस किया। प्रिंसिपल हमने देखा जी कि म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल इस डिवाइस में यूज होता है। और म्यूचुअल इंडक्शन क्या है कि अगर हमारे पास दो क्वाइल्स हैं, काफी क्लोज रखे हुए हो, एक को हम कहते हैं प्राइमरी क्वाइल, एक को हम कहते हैं सेकेंडरी क्वाइल। अगर हम प्राइमरी क्वाइल को करंट प्रोवाइड करते हैं तो प्राइमरी क्वाइल में एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है जो सेकेंडरी क्वाइल से भी पास आउट हो रही होती है। अब अगर हम प्राइमरी क्वाइल के करंट को तब्दील करेंगे, वेरिएट करते हैं अगर हम उसके करंट को, तो क्या होगा जी, प्राइमरी क्वाइल की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और वही फील्ड चूंकि सेकेंडरी क्वाइल में जारी जारी होती है, लिहाजा सेकेंडरी क्वाइल की भी फील्ड चेंज होगी। अब सेकेंडरी क्वाइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और हम जानते हैं कि जी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो फिर क्वाइल में एक करंट और एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। सब सेकेंडरी क्वाइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इस फिनोमिना को हमने नाम दिया था म्यूचुअल इंडक्शन का। तो ये वाला फिनोमिना जो है वो ट्रांसफार्मर में यूज होता है। अब हम देखते हैं जी कि ट्रांसफार्मर किस तरह बनाया जाता है, इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देखेंगे। अब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। अच्छा जी, सबसे पहले ट्रांसफार्मर को ड्रॉ करते हैं जरा हम। ट्रांसफार्मर में ऐसे हमारे पास रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन का एक कोर यूज किया जाता है। ये एक रेक्टेंगुलर आयरन है जी, एक रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन का एक टुकड़ा है जिसको हम कोर के तौर पे, यानी कि उसको बेस के तौर पे हम यूज कर रहे होते हैं। ये आयरन से सॉफ्ट आयरन से बना हुआ एक रेक्टेंगुलर कोर है, रेक्टेंगुलर कोर। ठीक है जी, काफी थिक होता है ये। इसको ऐसे कर लेते हैं जी हम, ये थिक होता है काफी, लिहाजा इसको थिक कर देता हूं मैं आपके सामने। देखे जी, ये देखे, ठीक हो गया ये। ठीक है जी, थिक रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन का कोर जो है वो यूज किया जाता है। इस कोर को क्यों यूज कर रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात, ये कोर जो है वो लेयर्स के अंदर डिवाइड हुआ हुआ होता है, ऐसे लेयर्स बनी हुई होती है, यानी कि ये एक सिंगल पीस नहीं होता बल्कि बहुत सारे, जैसे आप डबल रोटी के होते हैं ना, आप डबल रोटी देखते हो तो डबल रोटी वैसे तो बड़ी बड़ी लग रही होती है, लेकिन जब आप उसको खोल के देखते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो उन टुकड़ों को मिला के हमने पूरी डबल रोटी बनाई हुई होती है। इसी तरीके से ये जो है ऐसे पीसीस होंगे, ये पीसीस हैं, ये मुख्तलिफ लेयर्स हैं ये रेक्टेंगुलर क्वाइल की, जिनको हमने जोड़ के एक पूरा रेक्टेंगुलर कोर बनाया हुआ है। तो एक आयरन का, सॉफ्ट आयरन का एक रेक्टेंगुलर शेप में कोर यूज किया जाता है जो कि लेयर्स में डिवाइड हुआ हुआ होता है, लेयर्स के अंदर डिवाइड हुआ हुआ होता है। लेयर्स के अंदर क्यों डिवाइड किया हुआ होता है जी, इसका भी मैं आपको रीजन देता हूं कि हम जानते हैं कि जब करंट फ्लो होता है तो वहां पर कुछ एनर्जी डेसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है जी, अगर आपके पास मिसाल के तौर पे ये एक लोहे का टुकड़ा है और आप इसके अंदर वायर को लपेट देते हैं, तो अब इस वायर में से जब करंट फ्लो होगा तो हीट इसमें से निकलेगी, एनर्जी जाया होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब वो हीट जो है वो इस आयरन के अंदर जमा होती रहेगी, तो जितना आयरन सिंगल पीस में होगा तो उतनी ज्यादा हीट लॉस होगी। इस हीट लॉस को कम करने के लिए
हमने लेयर्स की सूरत में, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, ऐसे लेयर्स की सूरत में रख दिया जी। बीच में इंसुलेशन है, या बीच में इंसुलेशन है, तो थोड़ी बहुत सिर्फ यहाँ से लॉस होगी, यहाँ से लॉस होगी, यहाँ से लॉस होगी, यहाँ से लॉस होगी। जो बीच में इंसुलेशन है, यहाँ से हीट लॉस हमारा बच जाएगा। तो कुछ एनर्जी हमारी जो है वो हीट लॉस की सूरत में बच जाती है। इसको हम कहते हैं एडी करंट। ठीक है जी। तो एक ये यूज है। और सॉफ्ट आयरन कोर यूज ही क्यों कर रहे हैं? अगर ये हीट लॉस कर रही है, एनर्जी लॉस कर रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो इसको हटा ही दें। तो ये यूज कर रहे हैं कि हमारे पास जो प्राइमरी कॉइल में फील्ड बनेगी वो इस आयरन कोर के जरिए सेकेंडरी कॉइल में मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर होगी। ठीक है, अगर आप आयरन कोर यूज ना करें तो फील्ड आपके आगे पीछे भी हो जाएगी। आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है, तो मैग्नेटिक मटेरियल में से मैग्नेटिक फील्ड आराम से प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जाती है। तो ये पहली चीज होती है हमारे पास। एक रेक्टेंगुलर शेप में सॉफ्ट आयरन का एक टुकड़ा लिया जाता है जिसको कोर के तौर पे यूज किया हुआ होता है। लेयर्स के अंदर होता है ये, ताकि जो है वो लॉस ऑफ हीट जो है वो कम हो सके। और इसको यूज करने का मकसद ये है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह जाए। अब इसके एक बाजू या एक तरफ हमने कॉइल की ऐसे इंसुलेटेड कॉपर वायर की कॉइलिंग की हुई होती है। ठीक है जी, ये एक है। और एक दूसरी तरफ क्या हुआ होता है जी, यहाँ पर इस तरह यहाँ पर हमने कॉइलिंग की हुई होती है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होगा। ये वाला जो है लेफ्ट साइड पर जो है इसको हम कह देंगे ये प्राइमरी है, क्योंकि इसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करेंगे, तो ये प्राइमरी कॉइल हो गया। और ये जो है ये सेकेंडरी कॉइल है, क्योंकि जो भी ईएमएफ जनरेट होगा वो इस सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगा, तो ये सेकेंडरी कॉइल हो जाएगा। तो ये प्राइमरी कॉइल हो गया जी। इससे हम जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट का सिंबल होता है, ये हम जोड़ देंगे। प्राइमरी कॉइल में एक ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो आना शुरू हो जाएगा। आयरन कोर जो है मैग्नेटिक फील्ड को सेकेंडरी कॉइल तक लाएगा, और सेकेंडरी कॉइल में जो भी ईएमएफ हमारा जनरेट होगा वो हमें यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। चले हम ये गैल्वेनोमीटर लगा लेते हैं। ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया ताकि सेकेंडरी कॉइल में जब हमारा करंट इंड्यूस हो तो हमें वो गैल्वेनोमीटर से पता चलता है। ये है जी इसकी कंस्ट्रक्शन, सिंपल है। एक सॉफ्ट आयरन का रेक्टेंगुलर कोर लिया जो के लेयर्स के अंदर डिवाइड हुआ है। वाई? ताकि हीट लॉस कम हो। हमने इसके दोनों बाजुओं पर आयरन कॉपर की इंसुलेटेड कॉपर वायर की कॉइलिंग कर दी। एक कॉइलिंग के साथ हमने जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट जोड़ दिया, तो वो प्राइमरी कॉइल हो गया। एक के साथ हमने सेकेंडरी कॉइल, एक के साथ हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया जहां से हमें इंड्यूस ईएमएफ और करंट रिसीव होगा, और वो कहलाएगा सेकेंडरी कॉइल। अब आते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। अब हमने चूंकि प्राइमरी कॉइल के साथ एक ऑल्टरनेटिंग करंट देगा जी, हमने जो सोर्स लगाई हुई है वो एसी सोर्स है। एसी सोर्स है जी, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। अब क्या होगा जी, हमारे प्राइमरी कॉइल में से करंट गुजर रहा है जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। प्राइमरी कॉइल में से करंट गुजर रहा है, अभी सपोज करें ये एसी नहीं है, ये डीसी करंट है, तो हमारे पास इस प्राइमरी कॉइल में एक फिक्स करंट जो है वो गुजर रहा है। अब उससे क्या होगा जी, हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है कि जब कॉइल्स में से करंट गुजरता है तो अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो अब इसकी जो अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो आयरन कोर की मदद से, आयरन कोर की वजह से इस सेकेंडरी कॉइल तक भी जा रही होगी। आयरन कोर इस मैग्नेटिक फील्ड को सेकेंडरी कॉइल तक ला रहा है। तो ये ग्रीन डॉट से मैंने मैग्नेटिक फील्ड बना दी। तो ये प्राइमरी कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके सेकेंडरी कॉइल तक जा रही है, देख ले जी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल में हमने करंट सप्लाई किया जिससे एक मैग्नेटिक फील्ड बनी प्राइमरी कॉइल में, और वो मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल तक जा रही है। अगर हमने प्राइमरी कॉइल के साथ एक डायरेक्ट करंट जुड़ा हुआ होगा तो वो डायरेक्ट करंट एक फिक्स करंट होता है, करंट चेंज नहीं होगा, लिहाजा ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, सेकेंडरी कॉइल में कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन हमने ऑल्टरनेटिंग करंट को अटैच किया हुआ। अब ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है जी, कम ज्यादा होगा। पहले ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर वापस आके कम होना शुरू हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। कल मैंने आपको बताया था। अब जब प्राइमरी कॉइल में आपने ऑल्टरनेटिंग करंट जोड़ा है तो अब प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट जो है वो कम ज्यादा होगा। उससे क्या होगा, आपकी जो प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगी, यानी कि फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा, डेल्टा फाई फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा। प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स चेंज हो रहा है क्योंकि वही फील्ड सेकेंडरी कॉइल में जा रही है, लिहाजा सेकेंडरी कॉइल में भी फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा। और फ्राडे लॉस के मुताबिक, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के मुताबिक, अगर फ्लक्स चेंज होता है तो कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तब सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और वो ईएमएफ फिर क्या करेगा, आपके सेकेंडरी कॉइल में एक करंट फ्लो कराना शुरू कर देगा। आपके सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा जिसकी रीडिंग आपको गैल्वेनोमीटर में शो हो रही है। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन शुरू हो गया।
ये म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। अब वोल्टेज के साथ कैसे खेलेंगे वो मैं आपको बताऊं। तो हमने प्राइमरी कॉइल के साथ ऑल्टरनेटिंग करंट अटैच किया, जिससे प्राइमरी कॉइल का जो करंट है वो चेंज होने लग गया, प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होने लग गया। सेकेंडरी कॉइल का भी मैग्नेटिक फ्लक्स अब चेंज होगा, लिहाजा सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ और एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग शो हो रही है। अब यहाँ हम थोड़ी सी डेरिवेशन करेंगे। सपोज करें जी हमारे पास यहाँ प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो एन पी है। नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना हमारे पास, ये जो कॉइलिंग हुई है नंबर ऑफ टर्न्स, ये एन पी है, जबकि सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स को हम कह लेते हैं एन एस। ठीक, ये वेरिएबल से ले रहा हूं मैं। प्राइमरी कॉइल में जो करंट आ रहा है उसको आप कह लें आई पी, सेकेंडरी कॉइल में जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसको आप कह लें आई एस। प्राइमरी कॉइल का जो वोल्टेज है उसको आप कह लें वीपी, और सेकेंडरी कॉइल का जो वोल्टेज है उसको आप कह लें वी एस। ठीक है जी, ये हमने वेरिएबल्स लिखे। हमारे पास प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है एन पी, प्राइमरी कॉइल में जो करंट है जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट है कितना है आई पी, और इसका जो वोल्टेज है वो है वी। जबकि सेकेंडरी कॉइल में हमारे पास करंट इंड्यूस हुआ है वो है आई एस, नंबर ऑफ टर्न्स जो है हमारे पास वो है एन एस, और जो वोल्टेज आ रहा है हमारे पास वो है वी एस। अब हम जरा डेरिवेशन करते हैं। अच्छा जी, हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो फ्राडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉज हैं वो हमने पढ़े हैं जी। अकॉर्डिंग टू फ्राडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के मुताबिक ये जो ईएमएफ जनरेट होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय टी। ये होता है ना फॉर्मूला, ईएमएफ जनरेट जो होता है कॉइल में उसका ये फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ टर्न्स एन, डेल्टा फाई से मुराद है चेंज इन फ्लक्स, टी से मुराद है टाइम। ये फ्लाइट। अब अगर हम फ्राडे लॉ दोनों कॉइल्स पर अलग अलग लगाते हैं, अलग अलग लगाते हैं जी दोनों कॉइल्स पर इस लॉ को, इस इक्वेशन को, तो प्राइमरी कॉइल में क्या हो जाएगी जी, ये प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जो भी ईएमएफ होगा उसका फॉर्मूला होगा जी अच्छा, इस ईएमएफ को हम वोल्टेज कह देते हैं। ठीक है जी, इस ईएमएफ को, क्योंकि ईएमएफ वोल्टेज के बराबर ही होता है, लिहाजा हम इसको वोल्टेज कह देते हैं। तो वोल्टेज, और चूंकि प्राइमरी कॉइल है तो वीपी इक्वल्स टू माइनस एन पी डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय टी। ये प्राइमरी कॉइल की हो गई। ठीक है जी, और इसी लॉ को अगर हम सेकेंडरी कॉइल पर लगाएं तो जो ईएमएफ जनरेट हो रहा होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसका हम पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज वी एस से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, माइनस एन एस डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय टी। आप नोट करें प्राइमरी कॉइल के अंदर मैंने वोल्टेज को वीपी का है और नंबर ऑफ टर्न्स को एनपी का है, इधर मैंने वी एस और एन एस का है, लेकिन फाई को मैंने नहीं कहा क्योंकि जो फ्लक्स है वो दोनों का सेम है। जो फ्लक्स का चेंज आ रहा है वो एक ही तो फ्लक्स चल रहा है ना, ऊपर डायग्राम में देखें, जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ चेंज होगा वही ट्रांसफर हुआ है जी इस तरफ, लिहाजा इस तरफ भी जो डेल्टा फाई है उतना ही चेंज आ रहा होगा इधर भी, तो इसलिए डेल्टा फाई दोनों तरफ का सेम है। अब ये दो इक्वेशंस हो गई जी हमारे पास, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते हैं। अब हम डिवाइड करते हैं बोथ इक्वेशंस। तो हम पहले ये वाली सेकेंडरी कॉइल की इक्वेशन रख लेते हैं, वी एस, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करें तो वी एस डिवाइडेड बाय वी पी, और राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड करें तो राइट साइड है माइनस एन एस डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय टी, और इसको हम डिवाइड करेंगे दूसरी इक्वेशन का जो राइट साइड है, यानी माइनस एन एफ एन पी डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय टी। ये हमने डिवाइड कर दिया जी। अब माइनस से माइनस कट गया और ये जो डेल्टा फाई अपॉन टी है ये भी कट गया। ठीक है जी, अब हमारे पास इक्वेशन रिड्यूस होकर क्या बन गई जी, वी एस डिवाइडेड बाय वी पी इक्वल्स टू एन एस डिवाइडेड बाय एन पी। ये कहलाती है ट्रांसफार्मर की इक्वेशंस। ये जी ट्रांसफार्मर की इक्वेशन। इस इक्वेशन के मुताबिक वोल्टेज जो है, प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज, सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज, वो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है। सही कह रहा हूँ ना, देखें आप, इस इक्वेशन के मुताबिक वोल्टेजेस जो है वो हमारे जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम इसमें से सेकेंडरी कॉइल को ही ले लेते हैं तो सेकेंडरी कॉइल पर जो वोल्टेज आ रहा है यानी कि वी एस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी
नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। सही कह रहा हूँ ना? इस इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करें तो इस इक्वेशन में वी एस भी ऊपर है, एन एस भी ऊपर है। इसका मतलब है सेकेंडरी कॉइल पर जो वोल्टेज हमें मिलेगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कर रहा है जी किससे? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। अब अगर हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज करना चाह रहे हैं, स्टेप अप, रिमेंबर ये कौन सा ट्रांसफर होता है? ट्रांसफॉर्मर होता है जो हमें आउटपुट वोल्टेज ज्यादा दे, आउटपुट वोल्टेज ज्यादा दे, यानी हमें ये वी एस ज्यादा चाहिए, वी एस हमें ज्यादा चाहिए। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चूंकि एन एस से है, लिहाजा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए हम क्या करेंगे जी? नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल के ज्यादा रखेंगे प्राइमरी कॉइल की निस्बत। ठीक है जी। तो हमारे पास जो है वो क्या होगा? वी एस जो है वो ज्यादा हो जाएगा और वी पी जो है वो कम हो जाएगा। आउटपुट वोल्टेज ज्यादा, इनपुट वोल्टेज कम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस इक्वेशन के मुताबिक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है। आउटपुट वोल्टेज जो है वो आउटपुट सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स पर डिपेंड करता है। इनपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट जो प्राइमरी कॉइल है उसके टर्न्स पर डिपेंड करता है। तो अगर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना चाह रहे हैं, यानी ऐसा ट्रांसफार्मर जिसका आउटपुट वोल्टेज ये लिखा हुआ, आउटपुट वोल्टेज ज्यादा हो, इनपुट वोल्टेज कम हो, तो हम क्या करेंगे? प्राइमरी कॉइल के जो कॉइल प्राइमरी कॉइल है उसकी टर्न्स कम रखेंगे, सेकेंडरी कॉइल्स की टर्न्स ज्यादा। अब कितनी, वो इस इक्वेशन से निकाल लिया जाएगा। सिमिलरली अगर हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बनाना चाह रहे हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बनाना चाह रहे हैं, यानी कि वो ट्रांसफॉर्मर जिसका आउटपुट वोल्टेज कम होता है, आउटपुट वोल्टेज जो है यानी वी एस वो लेस होगा किससे? वीपी से। आउटपुट वोल्टेज कम होगा, इनपुट वोल्टेज ज्यादा होगा, इसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो हमें क्या करना होगा? हमें नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल के कम रखने होंगे, प्राइमरी कॉइल के ज्यादा। तो इस इक्वेशन से हमने ये तरीका बना लिया। अगर हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बनाना चाह रहे हैं, यानी वो ट्रांसफॉर्मर जो आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज करता है, वो बनाना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा जी? हमें नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स जो है, सेकेंडरी कॉइल्स की जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो ज्यादा रखनी है। और अगर हम ऐसा ट्रांसफॉर्मर बनाना चाह रहे हैं जिसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, यानी वो ट्रांसफॉर्मर जिसमें आउटपुट वोल्टेज कम हो जाए, ये आउटपुट वोल्टेज कम हो, इनपुट वोल्टेज ज्यादा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सेकेंडरी कॉइल्स की टर्न्स कम करनी होंगी, प्राइमरी कॉइल्स की ज्यादा। अब वैल्यूज अगर मिली भी हो तो फिर आप ये टर्न्स कैलकुलेट कर लेते हैं इस फॉर्मूले से, वी एस अपॉन वी पी, एन एस अपॉन एन पी, इस फॉर्मूले से। अगर आपको दिया हुआ होगा जी हाँ ये आपके पास जो है वो आउटपुट वोल्टेज 50 है, आप 200 करना चाह रहे हैं और नंबर ऑफ टर्न्स आपके, अब इनमें से एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चलो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके लिए आसानी के लिए, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज करें जी मेरे पास जो इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज जो है सपोज करें जिसको हम कहेंगे वीपी, ठीक है ना? इनपुट, इनपुट मतलब प्राइमरी, आउटपुट मतलब सेकेंडरी। सपोज करें जी मेरे पास है जी 100 वोल्टेज है और जो मेरे पास ट्रांसफॉर्मर यूज में कर रहा हूँ उसके अंदर प्राइमरी कॉइल में टर्न्स हैं जी सपोज करें 5। अब मुझे आउटपुट वोल्टेज चाहिए, मुझे आउटपुट वोल्टेज जो है वो चाहिए सपोज करें जी 200। तब मैं ये देखूंगा कि मुझे नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में कितने रखने पड़ेंगे। ठीक है जी, इनपुट वोल्टेज मेरे पास कितना है 100 और प्राइमरी कॉइल्स में टर्न्स कितनी है 5। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं 200 वोल्टेज करूं, तो फिर मुझे नंबर ऑफ टर्न्स कितनी करनी पड़ेगी? अब उसके लिए वो इक्वेशन ले लेते हैं जी हम, जो अभी हमने ड्राइव की इक्वेशन, वी एस अपॉन वी पी इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी। अब इसमें से हमें एन एस चाहिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी? वी एस मल्टीप्लाई बाय एन पी डिवाइडेड बाय वी पी। वैल्यूज डालते हैं जी, वी एस हमारे पास है 200 मल्टीप्लाई बाय एन पी 5 डिवाइडेड बाय, और वी पी हमारे पास कितना है जी? 100। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कितनी हो जाएंगी जी? यहाँ पर ये कटेगा, 2 आएगा और 5 2 जा 10। हमें सेकेंडरी कॉइल में कितनी टर्न्स रखनी होंगी? 10 टर्न्स रखनी होंगी। 10 टर्न्स हम रखेंगे तो हमें जो है वो आउटपुट वोल्टेज 200 मिलना शुरू हो जाएगा। ये कौन सा ट्रांसफार्मर में बना रहा हूँ? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाया ना, क्यों? क्योंकि वी एस जो है वो ग्रेटर है वीपी के। देख लें जी, वी एस 200 है और वीपी जो है वो 100 है। और और देख लें जी नंबर ऑफ टर्न्स जो है मुझे ज्यादा करनी पड़ रही है नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल के टर्न्स से। तो ये हो गया जी ट्रांसफार्मर, इजी है।
इजी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, इसकी डेरिवेशन भी देख लिया आपने। तो हमने ट्रांसफार्मर पढ़ लिया, उसकी इक्वेशन भी बना ली। अब थोड़ा फर्दर बात कर लें, थोड़ा सा पावर के हवाले से बात कर लें जी। ट्रांसफार्मर में पावर्स भी होती है, बाज़ औक़ात हमें वोल्टेज नहीं, इनपुट पावर दी जा रही होती है। तो हम ये जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में हमारे पास जो इनपुट है वो एक्चुअल में हमारे पास प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल। और जो ट्रांसफार्मर में आउटपुट है वो हमारे पास जो है वो सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है जी, सेकेंडरी कॉइल। अब पावर का फॉर्मूला हमें पता है जी, पावर का फॉर्मूला होता है वी आई। तो इनपुट की पावर क्या हो जाएगी जी, इसको आप कहेंगे पावर इनपुट, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, वी हो गया प्राइमरी कॉइल का, आई हो गया प्राइमरी कॉइल का। और पावर आउटपुट क्या हो जाएगा जी, वही फॉर्मूला है वी आई, लेकिन वी कौन सा होगा, कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सेकेंडरी कॉइल का। करंट कौन सा होगा, सेकेंडरी कॉइल का। तो ये हमारे पास पावर के फॉर्मूले आ गए। पावर इनपुट का मतलब होगा प्राइमरी कॉइल को कितनी पावर दी जा रही है, और कैसे निकालेंगे आप, प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज को प्राइमरी कॉइल के करंट से मल्टीप्लाई करें। पावर आउटपुट से मुराद है जी आपके ट्रांसफार्मर से कितनी पावर ली जा रही है, इसको आप पावर आउटपुट कहेंगे, जो कि सेकेंडरी कॉइल से रिसीव की जाती है। इसका फॉर्मूला है सेकेंडरी कॉइल के वोल्टेज को सेकेंडरी कॉइल के करंट से मल्टीप्लाई कर लें। सिमिलरली इफिशियंसी भी निकाल लेते हैं हम, क्योंकि जो भी मशीन होती है उनकी इफिशियंसी भी होती है। ये भी एक मशीन है क्लास से, तो इसकी भी इफिशियंसी होगी। इफिशियंसी का फॉर्मूला हमें पता होता है जी, ये इसका सिंबल होता है, और इसका फॉर्मूला होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। अब आउटपुट हमारे पास क्या है जी, पावर आउटपुट। फॉर्मूला लिख लें आप, पावर आउटपुट का फॉर्मूला ये लिखा हुआ वी एस आई एस। इनपुट क्या है हमारे पास, ये रहा वी पी आई बी मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास जो है वो इफिशियंसी का फॉर्मूला हो गया। तो ये हमने जो है ना सिर्फ हमने सेकेंडरी कॉइल, ये जो है ट्रांसफार्मर, इसकी इक्वेशन भी बना लीजिए। ये इक्वेशन है हमारे पास सेकेंडरी, सॉरी ट्रांसफार्मर की ये इक्वेशन कहलाती है। हमने एक एग्जाम्पल से लेके इसको समझ भी लिया, और हमने फिर पावर्स भी निकाल ली, इनपुट आउटपुट पावर दोनों निकाल ली, और इफिशियंसी भी निकाल ली। यहाँ आपका जो है ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, और ये चैप्टर भी आपका जो है वो वाइंड अप हो गया। काफी लेंदी चैप्टर था, काफी बड़ा चैप्टर था। इसमें हमारे पास आखिरी टॉपिक था वो था ट्रांसफार्मर। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने के लिए आपको जो फॉर्मूले चाहिए होंगे मैं वो लिख देता हूँ, वैसे मैं कल की क्लास में भी आपको बता दूंगा, फिर भी मैं आप लिख लेते हैं जी। एक तो हमने कुछ फोर्सेस के फॉर्मूले निकाले, फोर्सेस के फॉर्मूले। एक तो पुराने फॉर्मूले आपके जो है ना वो तो ध्यान में रखिएगा, ओम्स लॉ और V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू और I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, वो सारे फॉर्मूले तो आपके जहन में होने चाहिए। एक हमने फोर्स निकाली थी, ये फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा। अगर एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो ये फोर्स करती है। अगर एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में हो जिसमें से करंट गुजर रहा हो तो ये होती है जी BIL साइन थीटा। अगर एक रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में हो जिसमें करंट गुजर रहा है तो फिर टॉर्क अप्लाई होती है, और उसका फॉर्मूला होता है BIAN cos अल्फा। अगर रेडियस हमें मालूम करना है, चूंकि सर्कुलर पाथ होता है जी, चार्ज पार्टिकल पे जब फोर्स लगेगी तो वो गोल घूमेगा, तो रेडियस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो MV साइन थीटा डिवाइडेड बाय QB। अगर एक सिंगल चार्ज पार्टिकल दे देते हैं, अक्सर न्यूमेरिकल में प्रोटॉन है तो उसका चार्ज रख लिएगा, इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज रख लिएगा। ये रेडियस का है जी फॉर्मूला। फिर आपके पास वो जो जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट्स वाले फॉर्मूले थे वो सारे आपको याद होने चाहिए जी। उसके अलावा बोयल्स वो जो आया बोयड एंड सेवर्ट लॉ, वो भी जहन में रख लिएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2πr। एम्पेयर्स लॉ भी जहन में रख लें, वैसे एम्पेयर्स लॉ के न्यूमेरिकल्स नहीं है, ठीक है जी, एम्पेयर्स लॉ के न्यूमेरिकल नहीं है। और EMF वगैरह, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसका भी फॉर्मूला याद रख लिएगा जी। एक तो ये था जी -N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। दूसरा म्यूचुअल इंडक्शन अगर आता है तो -M डेल्टा IP, ओ हाँ -M डेल्टा IP डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सेल्फ इंडक्शन आता है तो -L डेल्टा I डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अच्छा, फॉर्मूलों में जब न्यूमेरिकल्स हम जब सॉल्व कर रहे होंगे ना EMF वाले, तो ये जो माइनस साइन है इसको हम इग्नोर कर देंगे। वजह यह है कि माइनस साइन का डायरेक्शन से ताल्लुक होता है, न्यूमेरिकल्स में मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे होते हैं।
लिहाजा इन माइनस साइन को हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, बिकॉज डायरेक्शन से रिलेटेड है और डायरेक्शन की हम न्यूमेरिकल में बात नहीं कर सकते। और ये ट्रांसफॉर्मर का जो इक्वेशन बनाया हमने आज, वी एस डिवाइडेड बाई वी पी इक्वल्स टू एन एस डिवाइडेड बाई एन पी। ये कुछ फॉर्मूले हैं जी जो अभी फिलहाल मेरे जहन में आ रहे हैं। अब जो न्यूमेरिकल करेंगे उनमें से ये लग गए तो सही है, अगर कोई नया कोई ऐसा है जो मेरे जहन में अभी फिलहाल ना आ रहा हो तो वो हम फिर उस वक्त देख लेंगे। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को अब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर हम अगले चैप्टर पर आएंगे जल्दी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।